आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे दिल्ली सुल्तान के बारे में खोजबीन करने वाले हैं, यानी कि दिल्ली के राजाओं के बारे में खोजबीन करने वाला है। मतलब कि दिल्ली पे कब किसने राज किया ये तो हम लोगों ने जान लिया है ना, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग और यहाँ पे जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं क्या लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है मालूम है? इंस्क्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि अच्छा, बहुत बार जगहों पर आपने देखा होगा दीवार पे किसी प्रकार का डिजाइन पेंटिंग बना हुआ रहता है जो कि बहुत पुराना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, दीवारों पे, पहाड़ों पे, पत्थरों पे आपको बना हुआ डिजाइन मिल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शन। और कॉइन्स यानी कि सिक्का, ये हो गया। इसके साथ ही साथ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया? कुछ बिल्डिंग का बना हुआ पार्ट अच्छा से बना हुआ अभी भी रखा हुआ है या फिर वो थोड़ा बहुत टूट गया। इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हमको क्या पता चलता है? यानी कि दीवारों पे पेंटिंग बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, सिक्का मिल रहा है बहुत पुराना पुराना ज़मीनों के अंदर से, या फिर छोटा मोटा हम लोगों को बिल्डिंग देखने को मिल रहा है, या तो वो अच्छी तरीके से अभी भी है या तो थोड़ा सा बहुत टूट फाट गया है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हमको क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है कि बहुत समय पहले कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रहा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि इस कोचिंग के नीचे छोटा मोटा सिक्का मिल जाए, पुराना पुराना, है ना, बहुत पुराना हथियार मिल जाए, या फिर बहुत पुराना पत्थर मिल जाए जिसमें कि कुछ बना हुआ हो, इससे हम लोग क्या पता करेंगे? इससे हम लोग ये पता करेंगे कि ज़रूर इस जगह पर पहले कोई ना कोई रहा होगा, है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इंस्क्रिप्शन हो गया, कॉइन्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। आर्किटेक्चर का मतलब क्या? छोटे मोटे घरों का डिजाइन हो गया, है ना, छोटा मोटा रूम हो गया, कमरा हो गया। इन सभी चीज़ों को देखकर हमको बहुत अलग अलग प्रकार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। यानी कि इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई कभी ना कभी रहा होगा, है ना। जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग, यानी कि हमारे जो खोजबीन करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि खोजबीन करते हैं, उनका काम क्या होता है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में खोज करना होता है उनका काम। तभी तो हम लोग जान पाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ पाया गया, इसका मतलब कि यहाँ पे पहले कुछ तो कुछ हुआ होगा। इसका मतलब तो हम लोग ये समझते हैं, है ना। तो बहुत कुछ हम लोगों को बताता है। उसके बाद स्पेशली हिस्ट्रीज यानी कि तारीख, तारीख को हम लोग कहते हैं सिंगुलर में, यानी कि सिंगुलर में तारीख कहेंगे और प्लूरल में त्वारीख कहेंगे। ठीक है, रिटन इन पर्सियन, मतलब कि तारीख जो है या फिर आप उसको त्वारीख कह लीजिए, वो पर्सियन लैंग्वेज में लिखा गया है। मतलब क्या हुआ? अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, पर्सिया इज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द दिल्ली सुल्तान। मतलब कि जब दिल्ली पे अलग अलग राजा लोग राज कर रहे थे तो उस समय पे कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता था? पर्सियन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? पर्सियन लैंग्वेज। यानी कि राजा लोगों को जो भी लिखना होता था ना, वो लोग किस में लिखते थे? पर्सियन लैंग्वेज में लिखते थे। और यहाँ पे हमेशा इस चीज़ को आप फिलहाल याद रखिए कि तारीख और त्वारीख क्या है, अभी जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। लेकिन फिलहाल अभी आप यह जान लीजिए कि तारीख हम लोग कहते हैं सिंगुलर में और त्वारीख कहते हैं प्लूरल में। लेकिन ये तारीख और त्वारीख क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात और ये आप यहाँ पे याद रखिए कि दिल्ली में उस समय पे जो राजा महाराजा हमारे हुआ करते थे, वो लोग किसी भी चीज़ों को किस में लिखते थे? पर्सियन लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है। चलिए अब जानते हैं त्वारीख के बारे में क्या था ये बेसिकली। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख वेयर लर्नड men like secretaries, administrators, poets, and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance and emphasizing the importance of just rule। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि त्वारीख बेसिकली एक इस प्रकार का आप कह सकते हैं कोई बुक रहा होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि त्वारीख एक प्रकार का ऐसा बुक रहा होगा और उस बुक को बेसिकली कौन लिखते थे? लर्नेड मैन लिखते थे, यानी कि जिसके पास नॉलेज क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। और वो लोग कौन हुआ करते थे? बेसिकली सेक्रेटरीज। सेक्रेटरीज का काम क्या होता है? सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? सचिव, है ना, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे, जो बड़े लेवल पे होते हैं उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सचिव और इंग्लिश में सेक्रेटरी। तो वो लोग लिखते थे। एडमिनिस्ट्रेटर लिखते थे, यानी कि राजा महाराजाओं का जो बड़े बड़े पोस्ट पे लोग बैठे रहते थे काम करने के लिए, वो लोग लिखते थे। पोएट्स लिखते थे, यानी कि जो कवि लोग हुआ करते थे वो लोग भी अपना कुछ ना कुछ लिखा करते थे। कॉर्टियर्स, कॉर्टियर्स मतलब कि जो राजा के दरबार में लोग रहते थे ना,
जो बड़े बड़े, जैसे हमने पढ़ा है, आपको मालूम है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, मतलब कि 9 गो आदमी, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी रहता था, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉटियर्स कहते हैं, है ना। तो ये सारे लोग, यानी कि बेसिकली जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हुआ करता था वही लोग मिलकर त्वारीख को लिखा करते थे। त्वारीख बेसिकली एक इस प्रकार का कह सकते हैं कि बुक रहा होगा, है ना, या फिर किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ होगा उस बुक में, है ना। और लेकिन ये सारा चीज़ इन्हीं लोगों के द्वारा लिखा जाता था। who both recounted events and advised rulers on governance and emphasizing the importance of just rule। इसके साथ ही साथ त्वारीख यानी कि जो बुक था वो और क्या करता था, वो और रूलर्स को एडवाइस करता था। सबसे पहली बात, रिकाउंटेड इवेंट्स, यानी कि किसी प्रकार का फंक्शन है, किसी प्रकार का कहीं पे राजा ने सभा किया, वहाँ पे लोगों को उन्होंने बुलाया, संबोधित किया, तो इन सारी चीज़ों को त्वारीख में यानी कि उस बुक में लिखा जाता था। और साथ ही साथ वो रूलर्स को एडवाइस भी देता था गवर्नेंस के लिए मतलब कि राजा साहब आपको ये करना चाहिए, राजा साहब आपको वो करना चाहिए, इस प्रकार के चीज़ों के बारे में वो त्वारीख लोगों को यानी कि राजा को एडवाइस भी देता था। बेसिकली मतलब आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, बेसिकली आप यहाँ पे मतलब ये समझ रहे हैं कि त्वारीख एक प्रकार का बुक उस समय पे होता होगा जिसमें कि अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा रहता था, जैसे कोई फंक्शन कब करना है ना, राजा को कहाँ कब जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में। और दूसरी बात क्या लिखा रहता था कि राजा को कैसे काम करना है ना, कैसे अपना राज्य चलाना है, ये सारा कुछ उस बुक में लिखा रहता था, ठीक है। और वो राजा को और क्या करता था, एंड एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और ये बताता था राजा लोगों को कि आपको किस प्रकार से केवल और केवल रूल करने पर ध्यान देना है, मतलब कि आप पूरी तरीके से क्या कीजिए, रूल कीजिए, यानी कि अपना कंट्रोल यहाँ पे आजमाइए, अपना कंट्रोल यहाँ पे बढ़ाइए, है ना। ये सारा कुछ त्वारीख में लिखा रहता था, ठीक है। यदि एक सेंटेंस में कहा जाए कि त्वारीख क्या था, तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि त्वारीख एक प्रकार का ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट था जिसमें कि कुछ ना कुछ लिखा रहता था, और उसमें लिखा हुआ क्या रहता था बेसिकली कि राजा को कैसे काम करना है ना, राजा को कब कहाँ जाना है, कब कौन सा फंक्शन मनाना है, ये सारा कुछ उसमें लिखा रहता था। उसके बाद द ऑथर्स ऑफ त्वारीख लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेज। तो जो त्वारीख को लिखते थे, कौन लोग लिखते थे त्वारीख को, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट्स एंड कॉर्टियर्स, ये सारे लोग कहाँ रहते थे, सिटी में। सिटी मतलब कहाँ पर, दिल्ली में ही रहते थे, ठीक है। और कुछ ही ऐसे लोग रहा करते थे जो कि गाँवों में रहते थे। गाँवों में अक्सर ये लोग कम रहते थे जो कि त्वारीख को लिखते थे, लेकिन जो त्वारीख को लिखते थे वो बेसिकली रहते कहाँ थे, शहरों में रहते थे। गाँवों में इक्का दुक्का रहता होगा, बाकी सब शहर में रहता था। दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स, यानी कि ये जो त्वारीख लोग हुआ करते थे, ये जो हमारे त्वारीख को लिखने वाले लोग होते थे, बड़े महान लोग, पढ़े लिखे लोग, ये लोग सुल्तान के हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, मतलब कि किस राजा ने कहाँ पे कंट्रोल किया, कहाँ पे उनका राज चल रहा है, कब तक किया, कैसे किया, उनका बेटा कौन था, माता कौन था, ये सब चीज़ वो लोग लिखा करते थे। यानी कि पोएट का काम, एडमिनिस्ट्रेटर का काम, कॉटियर्स का, सेक्रेटरीज का, ये सारे के सारे लोग बड़े पढ़े लिखे लोग होते थे। और ये लोग लिखते किसके बारे में थे, सुल्तान के इतिहास के बारे में, यानी कि राजा के इतिहास के बारे में, कि राजा का नाम क्या था, राजा ने राज कब तक किया, कहाँ पर किया, उसके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, बेटा कौन था, है ना। ये सारा कुछ वो लोग लिखते थे किस होप में, इस होप में कि उसको रिच रिवॉर्ड्स मिलेगा, यानी कि उसको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा, है ना। इसके लिए उनको लिखना पड़ता था। बहुत बार झूठ भी लिखता था, बहुत बार ये लोग झूठ भी लिखता था अपने इनाम पाने के लिए, समझ आ रही है बात। आगे, these authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, these authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction। मतलब कि जो हमारे ऑथर हुआ करते थे, यानी कि ये लोग जा रहे सारे के सारे सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट्स, कॉर्टियर्स, इन सभी को राजा के द्वारा एडवाइस दिया जाता था कि आप किसके बारे में लिखिए, बर्थ राइट के बारे में लिखिए। बर्थ राइट के बारे में मतलब ये हो गया कि हम राजा हैं तो हमारे घर में जो भी पैदा होगा वो राजा ही बनेगा, ठीक है, इसके बारे में लिखिए। या फिर जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में लिखिए। मतलब ये हो गया
कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात दो वर्ड इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला आपका यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है बर्थ राइट और दूसरा इस्तेमाल किया गया है जेंडर डिस्टिंक्शन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो भी हमारे ऑथर लोग थे तारीख के, यानी कि जो कि तारीख को लिखते थे, उन सभी को राजा लोग एडवाइस देता था कि आप किसके बारे में लिखिएगा, बर्थ राइट के बारे में लिखिएगा। मतलब ये कि कोई बच्चा यदि राजा के फैमिली में पैदा हुआ है तो वो आगे चलकर क्या बनेगा, राजा ही बनेगा और वही रूल करेगा, इसके बारे में लिखिए, है ना। पहला ये हो गया बर्थ राइट का मतलब। और दूसरा जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब ये होता था कि औरतें अलग है पुरुषों से, यानी कि औरतें किसी काम के लायक नहीं है, पुरुष काम के लायक है, ऐसा भी लिखा जाता था वहाँ पे। यानी कि हमेशा वहाँ पे सुपीरियर किसको माना जाता था, मेन को, वुमेन को नहीं, मेन को। तो ये सारा का सारा लिखने के लिए कौन कहता था, राजा लोग। किसको कहता था, ऑथर्स को, यानी कि जो लोग लिखते थे तारीख को, है ना। तो तारीख बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता था जिसमें वही सब चीज़ लिखा रहता था जो कि राजा लोग उसको लिखने के लिए कहता था। ठीक है, आगे तो वहाँ पे देखिए बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब लिखा हुआ है। बर्थ राइट का मतलब क्या होगा, प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वेयर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज। वही मतलब वो जो कि हमने आपको अभी बताया। बर्थ राइट का मतलब हो गया कि कोई बच्चा यदि राजा घर में पैदा हुआ है तो वो आगे चल के राजा ही बनेगा और वही देश को संभालेगा, यानी कि वही लोगों पे क्या करेगा, राज करेगा। ठीक है, ये होता था हमारा बर्थ राइट। और जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब क्या, देखिए सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस है ना, मेन अलग होते हैं और वुमेन अलग होते हैं। आज के दौर में कोई अलग नहीं है, सब कोई बराबर है, लेकिन उस समय पे ऐसा मानना लोगों का नहीं था। उस समय पे राजा महाराजाओं का मानना ये था कि औरतें नीचे हैं लेकिन पुरुष क्या है, ऊपर है, मतलब कि पुरुष सुपीरियर है ना। लेकिन आज के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बराबर है। यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मेन आर सुपीरियर टू वुमेन। ऐसा क्यों कहा जाता था लिखने के लिए, यानी कि जो हमारे ऑथर लोग थे तारीख के, उनको ऐसा लिखने के लिए क्यों कहा जाता था, इसलिए लिखने के लिए कहा जाता था ताकि लोगों को पता चले कि मैन जो है वो हमेशा सुपीरियर है किससे, वुमेन से, यानी कि मैन आगे है वुमेन पीछे है, ऐसा कहा जाता था उस समय पे। आगे देयर आइडियाज वेयर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, और देयर आइडियाज वेयर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। लेकिन जो ऑथर लोग हुआ करते थे, वो जो लिखते थे तारीख में, उनके आइडिया को हर लोग के द्वारा शेयर नहीं किया जाता था, यानी कि हर लोगों तक वो पहुंचता नहीं था। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है ना समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर उसके बारे में। यहाँ तक तो हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का आपने नाम सुना होगा, है ना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश का। किसका, इल्तुतमिश का, यानी कि इल्तुतमिश का बेटी कौन, रजिया सुल्तान। और ये रजिया सुल्तान कब सुल्तान बनी, यानी कि कब महारानी बनी है, 1236 में। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज अल सिराज रिकॉग्नाइज्ड दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। उस समय पे क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर का मतलब कौन होता है, इतिहास का, जो कि हिस्ट्री को लिखते थे। तो उस समय पे एक आदमी था जो कि इतिहास को लिखता था, हिस्ट्री को लिखता था। उसका नाम क्या था, मिनहाज अल सिराज। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये नाम आप याद रखिएगा, मिनहाज, ये एल नहीं है, आई है बेसिकली, मिनहाज, आप इसको एल पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनहाज अल सिराज उस समय पे एक हमारा हिस्टोरियन हुआ करता था जो कि इतिहास लिखता था। उनका यह मानना था कि रजिया सुल्तान अपने भाइयों से क्या है, बहुत ही अच्छा है, यानी कि बहुत ही अच्छी है और वो अच्छी तरीके से दिल्ली को संभाल सकती है। ऐसा किसका मानना था, मिनहाज अल सिराज का मानना था। ठीक है, आगे। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन उसके जो भाई लोग थे, उनका भाई लोग, यानी कि रजिया सुल्तान का जो भाई लोग था, वो कभी नहीं चाहता था कि रजिया जो है सुल्तान बने। कहाँ का, दिल्ली का। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक ना। नॉर वेयर द नॉवेल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली।
उसका रजिया सुल्तान का भाई लोग तो बिल्कुल खुश नहीं था कि रजिया सुल्तान बने, रजिया सुल्तान बने, ये कभी नहीं चाहता था उसका भाई लोग। बात समझ में आ रही है। इसके साथ ही साथ जो उस समय पे अलग अलग जगहों पर जो हमारे अलग अलग नोबल थे, यानी कि बड़े बड़े जो लोग थे, वो भी नहीं चाहता था कि रजिया क्या बने, दिल्ली का सुल्तान बने। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की थी, और उस समय पे क्या लड़की को बढ़ावा मिलता था? नहीं मिलता था। तो कोई भी नहीं चाहता था कि रजिया दिल्ली का सुल्तान बने, यानी कि वहाँ की वो महारानी बने। उसके बाद आगे, शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, जिसके कारण रजिया सुल्तान को 1240 में गद्दी पर से हटा दिया गया, यानी कि उनको रानी के पद से हटा दिया गया। मतलब कि अब वो सुल्तान नहीं है। क्यों हटा दिया गया होगा? क्योंकि हर कोई इसका क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था कि रजिया सुल्तान को हटाओ, रजिया सुल्तान को हटाओ। क्यों? क्योंकि एक फीमेल है ये, इसी के लिए। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के बारे में आपने जान लिया यहाँ पर। उसके बाद उसके पहले वाले क्लास में आपने तारीख के बारे में भी जान लिया। चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट? बात समझ में आया है? जल्दी बोलिए, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है ना? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, यानी कि द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।